डॉक्टर साहब, कुछ मामलात यहाँ पे सुनने को मिले हैं कि पुलिस जो है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अगर हम बात करें या यहाँ की जो कंसर्न पुलिस है, वो एफआईआर्स लगाती है बराए नाम, और नाम लोगों के झूठे नाम डाले जाते हैं, बाद में उनसे पैसा वसूला जाता है नाम बाहर निकालने के लिए। क्या ऐसी शिकायत आपके पास आती हैं? बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं, तो पुलिस का डोमेन है, वो कैसे ये करते हैं तो कैसे नहीं करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का जवाब देना है, कहीं ना कहीं अल्लाह की बारगाह में, भगवान के पास हर एक इंसान ने अपने अपने हिस्से का जवाब देना है। अगर अब्बास रातर बीडीसी होते हुए कोई गलत कर रहा है, किसी गरीब के साथ अत्याचार कर रहा है, उधर से बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी गरीब को लूट रहा है, किसी गरीब के साथ अत्याचार कर रहा है, मैं कहता हूँ कि ना मुझे इधर ठिकाना मिलेगा ना मुझे उधर ठिकाना मिलेगा। तो मैं यही इनसे कहूँगा कि खुदा के लिए देख के हर एक चीज़ को अच्छी तरह से उसका मवाजना करके, उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके इन चीज़ों की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी यही गुजारिश रहेगी। और आवाम भी हमारी जो है बड़ी भोली भाली आवाम है, हो जाते हैं यहाँ जब कारोबार नहीं है, काम नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, कुछ होना अलग चीज़ है। लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी का सर फट जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, वहाँ पे पर्चा लगता है, वहाँ पे कोई बात होती है। लेकिन ये दुकानदारी जो खोली गई है, क्या इस तरह के मामला आपके पास आते हैं कि हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है? या कई बार हम देखते हैं कुछ वीडियोज़ भी वायरल होती हैं, पिक्स वायरल होती हैं, ऑडियोज़ वायरल होती हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक चंगा अब्बास रातर साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास साहब, काफ़ी बार मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, स्टेटमेंट्स देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा आप जो गुस्से में रहते हैं, क्या कारण रहता है कि आप उतना भावुक होके जो है अपने इंटरव्यूज़ या अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो देते हैं? और कई बार तो आप अपनी ही पार्टी के भी खिलाफ जो है बात करने में जो है पीछे नहीं रहते हैं। असल में मैं आपका बड़ा मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमारी इस आवाज़ को हुकाम बाला तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने ज़हमत की। इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूं। रहा सवाल, जहां तक आपने ये सवाल किया कि मैं बड़े जज्बाती लिहाज से बात करता हूं, असल में सरकार ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया, जिस धोखे की जद में हम आकर इस वक्त आवाम के सामने अपनी बात, इसलिए हम जज्बाती लेवल से कह रहे हैं, जज्बाती तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैंने वो काम किया लोगों के लिए जो कि करना चाहिए था, जो कि होना चाहिए था। इसलिए मैं अपने आप को ठगा सा महसूस समझता हूँ, पूरे पंचायत राज को ठगा सा महसूस समझता हूँ कि क्योंकि जिस सरकार ने जिस किस्म के वादे और जिस किस्म के दावे किए थे कि हमने पंचायत राज को अपलिफ्ट किया, हमने बीडीसी इलेक्शन करवाए, हमने थ्री टायर्स को यहाँ पर लॉन्च किया, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिस्टोरिक सेटअप इन्होंने कहने की कोशिश की। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था भारतीय जनता पार्टी का, और सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए इन चीज़ों को अमली जामा पहनाया। और अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे, आप भी देख रहे हैं, 2018 में पंचायत राज के चुनाव हुए, 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए। आप उसी वक्त से लोगों को, मुझे लगता है, मैं देखता रहता हूँ, आप कवर करते आ रहे हैं, आपको सारा मालूम है कि पंचायत राज को इन्होंने कितना एम्पावर किया। वो आपने अच्छी तरह से भली भांति देखा है पूरी रियासत के अंदर। इसीलिए मैं जज्बाती होकर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस किस्म के काम हम लोगों के नहीं कर पाए, जिस किस्म की लोगों की उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, चाहते थे लोग कि ये लोग जो हैं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। लेकिन मैं लोगों के सामने भी आपकी वसादत से लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर कह रहा हूं कि सरकार ने जिस तरीके से
पंचायत राज का मजाक बनाया है, मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। 52 साल मेरी एज है सर, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का खिलवाड़ कभी नहीं देखा। एक तरफ से सरकार कह रही है कि हमने जी पंचायत राज को एम्पावर किया, दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा वो जब भी कहीं जाती है, किसी भी पंचायत में जाए, किसी भी ब्लॉक में जाए, किसी भी सब डिवीज़न में जाए, और वहाँ पर उनका अपना ही एक तरीका होता है। और इस दौर में मैंने देखा जितने भी अफसर हैं वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं। कभी आपने किसी पंच को, किसी सरपंच को, किसी बीडीसी, किसी डीडीसी को रिबन काटते हुए नहीं देखा। आपने ज़्यादातर अफसरों को देखा होगा। लेकिन मैं इसीलिए, आप कह रहे हैं जज्बाती हो, जज्बाती नहीं तो हों और करें भी क्या हम? नहीं, ये जज्बात ज़्यादा इसलिए तो नहीं उमड़ते हैं कि आप अपोजिशन में हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे बीडीसीज़ हैं, डीडीसीज़ हैं, सरपंच हैं, पंच हैं। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो पंचायती राज है ये एम्पावर हुआ है, हमने ये काम जो है करवाए हैं, हम सरकार से जो है काम लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी डेवलपमेंट की है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस किस्म का सवाल किया। ये आपने ही अभी बोला कि आप अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं हक की बात के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकता हूँ सच्चाई के लिए। रहा सवाल, अगर कोई किसी को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, पार्टी की वजह से बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ी भूल में है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ से एक बीडीसी को 25 लाख रुपए साल का दिया जाता है। अगर 20 पंचायतें हैं उसको भी वही 25 लाख, 47 पंचायतें हैं उसको भी 25 लाख, 4 पंचायतें हैं उसको भी 25 लाख, 8 पंचायतें हैं 20 को भी 25 लाख। मुझे 20 पंचायतें हैं, मैंने हर साल 6 पंचायतों को निकाला और सिर्फ पक्के काम दिए, टाइल वर्क दिया, 90% टाइल वर्क मैंने दिया, कहीं कोई प्रोटेक्शन वर्क कुछ नहीं दिया जो मेरे हाथ में। मुझे आप बताइए वो किस तरह से बोल रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर मानो आज आपको 25 लाख का प्लान दिया गया, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, मैंने स्टेट लेवल पर ये बात की, हाल ही में कश्मीर में हमारा वो कन्वेंशन था, वहाँ मैंने बात की ये कि अगर आज मुझे प्लान दिया गया और मैंने प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया, क्योंकि हमें सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्लान सबमिट करना होता है। मानो आज मैंने सबमिट कर दिया, अगर कल को मेरे किसी इलाके में कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, वहाँ किसी गरीब का नुकसान होता है, वहाँ किसी गरीब का जान माल का नुकसान होता है, उसका मकान गिर जाता है, वो बीडीसी, डीडीसी और वो सरपंच क्या लेकर जाए, कौन सी शक्ल लेकर जाए, कैसे जाए उस दुखी परिवार के पास जो परिवार दुख की हालात में मरे जा रहा है, जिसको ये फिक्र लगी है कि मैं अब कैसे अपने आप को सर्वाइव करूं, कैसे मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संवारूं, वो उसको उस बात की लगी होती, क्योंकि उसके सर से छत भी चला गया होता है। लेकिन एक बीडीसी जाने के बाद वो बीडीसी आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दे पाता है। तो मुझे वो बताएं जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी सरकार ने बहुत कुछ किया। होना तो ये चाहे था कि अगर आप बीडीसी को एम्पावर कर रहे हो, अगर आप सरपंच को एम्पावर कर रहे हो, जो फंड्स आप उसको देते हो वो मेरिट की बुनियाद पर और पॉपुलेशन की बुनियाद पर दिया जाना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है? आप 4 पंचायतों को भी वही 25 लाख दे रहे हो, आप 20 पंचायतों को भी वही 25 लाख दे रहे हो, आप 47 पंचायतों को भी वही 25 लाख दे रहे हो और गुन गा रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि नहीं जी हमने किया। और जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी बहुत काम हुए, मैं कहता हूं ज़रा वो किसी गरीब के पास, उनके गरीब के पास जाकर पूछ लो क्या इस सरपंच ने, इस बीडीसी ने, इस डीडीसी ने तेरा कुछ किया? वो वहाँ जवाब ना में होगा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप डॉक्टर मांगो, इनके पास डॉक्टर नहीं, आप टीचर मांगो, इनके पास टीचर नहीं, आप जो भी इनसे मांगोगे, आप अंदाज़ा लगाओ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर टेंडरिंग कहीं नहीं हुई मनरेगा की, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो टेंडरिंग हुई। जो भी सवाल आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए आता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है डैंग साहब, आप अंदाज़ा लगाए इस साल हम मनरेगा भी नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को, क्योंकि वो ठेकेदार को मटेरियल टेंडर अलॉट हुआ है और वो मटेरियल डालने से कासिर है, और मटेरियल जब वो नहीं डालेगा लोग काम नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं कर पाएंगे पैसे पूरे जेएंडके में हुआ है या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में? पूरे जेएंडके में कहीं नहीं, एक मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, एक मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जिस तरह अद्भुत
सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में। उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा को इस दलदल में डाला, टेंडरिंग दलदल में डाला। इस वक्त आप जाओ मेरी पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को पूछ लो कि कहीं भी मनरेगा का काम कोई गरीब नहीं कर पा रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल तो जब से ये लोग आए हैं तब से मनरेगा जो है डिरेल होती जा रही है, पीछे को आती जा रही है। जहाँ पर आपको 100 रुपया दिया जाता था वो आहिस्ता पिछले साल 40-45 पर आया। इस साल मुझे लगता है 0 हो जाएगा, जो हालात हैं इस वक्त। तो इसीलिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पंच और सरपंच 12-13 महीनों की उनका ऑनरेरियम वो ये सरकार नहीं दे पा रही है। मेरे ब्लॉक, मैं अपने ब्लॉक की बात करूं, मैं किसी के और की ब्लॉक की बात नहीं करूंगा, मैं अपने ब्लॉक की बात कर रहा हूं कि मेरे ब्लॉक में 12-13 महीने का ऑनरेरियम जो है मेरे मेंबर्स का, मेरे सरपंचेस का, वो आज तक उनको रिलीज़ नहीं हुआ है। तो ये करते हैं बातें। आप बताओ, अगर ये कहेंगे कि हमने एक अस्पताल ये दिखाएं कहीं ये इन्होंने बनाया, पीछे रहा। मैं ज़ाती तौर पर ठीक हूँ, मैं ज़ाती तौर पर अपने आप को रात दिन लगा रहता हूँ। अगर मुझे रात के 2 बजे भी किसी को भी पूछो, रात के 2 बजे मुझे कोई फ़ोन करे, 3 बजे मैं हाज़िर होता हूँ। और ना मेरे लिए एतवार है, ना मेरे लिए कोई छुट्टी का दिन है। मैं एतवार को भी चलता रहता हूँ अपनी पंचायतों में, अपने लोगों के साथ, जहाँ भी मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत जो कुछ मुमकिन है। लेकिन जो इस एक गरीब को चाहिए था वो मेरे गरीब को नहीं हमारी वजह से मिल रहा है। इसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ और मुझे नहीं लगता है मुझे ये कभी दुख मेरे दिल से, मेरे जहन से कभी निकलेगा, क्योंकि बड़े अरमानों के साथ हमको लोगों ने बनाया था। तो ये जो सारी बातें आपने कही हैं, क्या ये भी एक कारण था कि ये सारे मामला जो आप कह रहे हैं अपोजिशन में बैठ करके भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं जो भाजपा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी लेटर लिखा था एलजी साहब को कि यहाँ पे ये सारी परेशानियाँ जो है आ रही हैं लोगों को? बिल्कुल, पूरी कौंसिल ने लिखा, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने पहली बार, मैं 20-22 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी मंत्री के ज़बान से कोई गलत वादा करते हुए नहीं देखा है। और मैंने ये सुना है कि मंत्री जब कोई बयान देता है तो वो बयान नहीं होता है, वो ऑर्डर होता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, सुनील शर्मा जी मिनिस्टर थे, उन्हें यहाँ बैना में आकर हमको, यहाँ के लोगों को एक लॉलीपॉप दिया, छतरगला, ये क्या कहते हैं, ये मंकन चुचूल टनल का। वो दिन गया और ये दिन आज तक उसका कहीं नामो निशान नहीं है। सुनील शर्मा जी आए दोबारा? उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट है, वहाँ से उसको खुली डुली कमाई हो रही है। ये तो यही कर रहे हैं, अपोजिशन को ईडी लगा रहे हैं पीछे और अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। टनल मुझे लगता है शायद सुनील शर्मा जी ने ख्वाब में बना दिया होगा, क्योंकि बीजेपी तो इसी तरह लोगों को अपने मनपसंद के वादे करके मनपसंद की ख्याली पलाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो उसी में मुझे लगता है कहीं रात को ख्वाब में बना दिया होगा टनल। आपने कहा कि ईडी या बाकी सारे एजेंसीज का जो है मिसयूज़ किया जाता है। मैंने सुना था पिछले दिनों कुछ आप पे भी कुछ इस तरह के मामला हो रहे थे। डैंग साहब, बहुत कुछ हुआ, हमारे खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ। इसीलिए कि हम सच बोलते हैं, कि सच बोलने की सज़ा यही है कि कभी किसी के पीछे पुलिस लगा दो, कभी किसी के पीछे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दो, कभी किसी के पीछे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दो, और जो कुछ बन पाता है। लेकिन मेरे अल्लाह का करम है, और मैं ये दावे से कहूँगा कि हम बेशक सफ़ेद पोश हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम अपने बलबूते पर डटे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। हम कोई गंदा काम ऐसा नहीं करते हैं कि जहां इन लोगों को मौका मिले हमको दबाने का। ये हम आपको वादा करते हैं कि इस किस्म का कोई भी काम इन्होंने बहुत हरबे इस्तेमाल किए, यहाँ तक किया कि इसका मकान देखो किस में है, स्टेट लैंड में इसको मशीन लगा दो, यहाँ तक कि इसको देखो बिजली किराया देता है कि नहीं देता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतने नीचे और इतने घटिया हथियार इस्तेमाल करना, मैं कहता हूँ एक छोटे से आदमी के लिए, मैं तो एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं तो समझता हूँ मैं इन लोगों की पाँव की धूल हूँ जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे बनाया है। और इसीलिए मैं, आप कह रहे हैं भावुक, इसीलिए मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं
हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज़ का लोगों को हमसे उम्मीद थी। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरी जान में जान है। और आप मेरी कौंसल में मेरी अटेंडेंस देख, 100% मेरी अटेंडेंस है। जब कभी 2 आदमी भी हमारे होते हैं कौंसल के, मैं होता हूँ, उन 2 में मैं होता हूँ। इसलिए मुझे एक दिन वहाँ सवाल हुआ, मैंने उनको कहा कि मैं अल्लाह के सामने शर्मसार नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने जो वादे लोगों को किए कि जहां तक मुझसे हो सकेगा, चाहे मैं पैदल आऊं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कैसे जाता हूं कैसे आता हूं वो मेरा मौला जानता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। इंक्वायरी करवाई गई आपके खिलाफ कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? पूरी इंक्वायरी हुई मेरे खिलाफ। अकाउंट में कितना पैसा है, पूरी सारी R&B में ये क्या करता है, ब्लॉक में ये क्या करता है, इरिगेशन में ये क्या करता है, PHE में ये क्या करता है। मैं कहता हूं कि इस किस्म का हरबा अफ़गानिस्तान की लोग भी, अफ़गानिस्तान के शासक जो है ना, वो तानाशाह या जो क्युम इल सांग की क्या बोलते हैं उसको, वो साउथ अफ्रीका का, मुझे नहीं लगता है कि कभी उसने भी इस किस्म का काम किया होगा जो मेरे खिलाफ इन लोगों ने किया। लेकिन मैं कहता हूं कि जिससे अल्लाह रखे उसको कोई नहीं चखे। बिल्कुल। तासर साहब, अभी हम सब डिवीज़न गुंदो में हैं। अगर हम सब डिवीज़न गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किस तरह के कामकाज हो रहे हैं? क्योंकि बदलाव काफ़ी देखने को मिला यहाँ पे, जितने भी ऑफिसर्स थे वो चले गए पुराने, अब नए आए हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं, हमारी देखो, मुझे एक अल्लाह की तरफ से पता नहीं ये आप एक बुरी आदत है या अच्छी आदत है, मैं ये बहुत गलत समझता हूँ किसी एडमिनिस्ट्रेटर की चापलूसी करना या किसी की भी चापलूसी करना या गलत, जैसा है उसको वैसा ही बिल्कुल उसको वैसा ट्रीट करो, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इसमें क्या है। तो अल्लाह का करम ये है कि हमें तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे ही ये लोग रहें। और असल में क्या होता है, गरीब तब मारा जाता है जब ये लोग अपना सियासी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं और गरीबों को दबाने का काम करते हैं। तो मैं आपकी वसादत से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही तवक्का रखूँगा और यही अर्ज़ करूँगा कि खुदा के लिए गरीबों का ख्याल रखिए, मिसयूज़ ना हो पावर का, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो तहसीलदार साहब है, SDM साहब है, SHO साहब है, मिसयूज़ पावर का ना हो, किसी गरीब के साथ अत्याचार ना हो। हमारा यही एक ज़िंदगी का संकल्प है और मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक हम इसी चीज़ के साथ रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगानी है। रफ़ी साहब, अगर हम बात करें जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, गुवाड़ी, किलोत्रान वगैरह इस एरिया की, यहाँ पे ज़्यादातर मामला जो हैं माइनिंग से जुड़े हुए जो हैं सामने देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं? क्योंकि लोगों को ज़रूरत तो है मटेरियल की, अगर किसी ने टिप्पर या ट्रॉली रखी है, ट्रैक्टर रखा है, उसको चलाना भी है, उसकी किस्तें भी निकालनी है, तो क्या लीगली कोई इस तरह के ब्लॉक्स वगैरह बनाए गए हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफरा तफरी का आलम है। हमारे नौजवानों ने कहीं नौकरी नहीं, कहीं रोज़गार नहीं, उन्होंने बैंकों से मुख्तलिफ़ किस्म के लोन लेकर ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदे हैं और उनको बैन किया जाता है। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने असर रसूख से पूरी माइनिंग का जनाजा निकाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर अब्बास राथर BDC के लिए एक कानून है तो वो कानून क्यों ना किसी गरीब के लिए भी वही कानून लागू हो। क्यों BDC के लिए ही वो कानून क्यों है, किसी अमीर के लिए ही वो कानून क्यों है? वो उस गरीब, वो सहूलियत वो क्यों नहीं उस गरीब को मैसर हो? जो इस गरीब ने इस मुल्क को अपलिफ्ट करने के लिए, इस मुल्क को की इकॉनमी को सुधारने के लिए, जिस गरीब ने अपने आप पर कर्जा उठा करके वो ट्रैक्टर का काम कर रहा है, अगर मजदूरी कर रहा है, अब उसको आप दिहाड़ी नहीं लगाने दोगे, आप उसको मजदूरी नहीं करने दोगे। मैं कहता हूं कि कम से कम इन लोगों को कोई ना कोई नाला जब बाकियों को दिया जाता है, जब बाकियों को नहीं पूछ होती है, तो इनको भी नहीं पूछा जाना चाहिए था। इनको बेचारों को कमाई करने देनी चाहिए थी। छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हैं, इनका यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। मुझे यही अफसोस होता है। आप कहते हैं जज्बाती ना हूँ तो हूँ क्या? यहाँ रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। लोग कसमपुरसी की हालात में हैं, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं कोई साधन नहीं है। आप अंदाज़ा लगाओ, एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि नशा मुक्त भारत बनाओ, लेकिन दूसरी तरफ से नशा खुद परोस रही है। अगर मेरा गरीब को शराब निकालता था वो इलीगल,
सरकार जो शराब परोस रही है वो लीगल। हम आपकी वसादत से सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो आपकी बुराई जो है जो बिल्कुल ये लीगल हो जाती है, तो कम से कम इसको देख लो, गुंदों में इन्होंने ठेका खोला है। खुदा गवाह है कि इस तरीके से मसन नशा फैल रहा है कि आप पूछो मत। मैं आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने LG साहब से, कि फिलफौर उस ठेके को बंद किया जाए। अगर आप चाहते हो, अगर दिल से चाहते हो, अगर दिल से नहीं, मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि ये कैसे मुमकिन है कि सरकार की शराब अमृत और लीगल, और जो एक गरीब बना रहा है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो इलीगल कैसे? उसने कहा नहीं जी सरकार को रेवेन्यू आता। मैंने कहा उस बेचारे गरीब को भी तो रेवेन्यू ही आ रहा है ना। उसको क्या आ रहा है? वो जहर आ रहा है उसको, कि वो जहर खिला रहा है बच्चों को, उसको रेवेन्यू आ रहा है, उसी रेवेन्यू से अपने बच्चों को पाल रहा था। लेकिन नहीं, उसको नहीं करने देंगे। मैं ये कोई समर्थन उस चीज़ का नहीं करता, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो गलत है। अगर कोई शराब कशीद रहा है, गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए उसको। अपने बच्चों के लिए उसको जहर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये सरकार की नीयत पर दारोमदार है। जो चीज़ उस गरीब के लिए इलीगल है, वही चीज़ सरकार के लिए लीगल कैसे हो जाती है? वही मैं कह रहा हूँ। मैं समर्थक नहीं हूँ, शराब कशीदा करने वाले का समर्थक मैं नहीं हूँ। मैं उसका भी उतना ही आलोचक हूँ जितना मैं आलोचक सरकार का हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अगर सरकार की शराब लीगल है, वो भी लीगल कर दी जानी चाहिए। ये मेरा कहना है। डॉक्टर साहब, कुछ मामला यहाँ पे सुनने को मिले हैं कि पुलिस जो है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अगर हम बात करें, या यहाँ की जो कंसर्न पुलिस है, वो FIRs लगाती है बराए नाम, और नाम लोगों के झूठे नाम डाले जाते हैं, बाद में उनसे पैसा वसूला जाता है नाम बाहर निकालने के लिए। क्या ऐसी शिकायत आपके पास आती हैं? बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं। तो पुलिस का डोमेन है, वो कैसे ये करते हैं तो कैसे नहीं करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का जवाब देना है। कहीं ना कहीं अल्लाह की बारगाह में, भगवान के पास हर एक इंसान ने अपने अपने हिस्से का जवाब देना है। अगर अब्बास राथर BDC होते हुए कोई गलत कर रहा है, किसी गरीब के साथ अत्याचार कर रहा है, उधर से बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी गरीब को लूट रहा है, किसी गरीब के साथ अत्याचार कर रहा है, मैं कहता हूँ कि ना मुझे इधर ठिकाना मिलेगा, ना मुझे उधर ठिकाना मिलेगा। तो मैं यही इनसे कहूँगा कि खुदा के लिए देख के हर एक चीज़ को अच्छी तरह से उसका मवाजना करके, उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके इन चीज़ों की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी यही गुजारिश रहेगी। और आवाम भी हमारी जो है बड़ी भोली भाली आवाम है। हो जाते हैं यहाँ जब कारोबार नहीं है, काम नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, कुछ होना अलग चीज़ है। लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी का सर फट जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, वहाँ पे पर्चा लगता है, वहाँ पे कोई बात होती है। लेकिन ये दुकानदारी जो खोली गई है, क्या इस तरह के मामला आपके पास आते हैं कि हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है? या कई बार हम देखते हैं कुछ वीडियोस भी वायरल होती हैं, पिक्स वायरल होती हैं, ऑडियोज़ वायरल होती हैं? नहीं, असल में जो मेरा अपना सिस्टम है, मैं पुलिस से भी वाबस्ता जो काम होते हैं मैं वो भी टैकल करता हूं। लेकिन मेरे संज्ञान में कहीं ये नहीं आया, और ना पता नहीं क्यों ना मेरे साथ कोई ये कहता है। शायद उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा जो है इस तलदल से, क्योंकि ये गिव एंड टेक मैंने ज़िंदगी में ना कभी किया है, ना मैं कभी ज़िंदगी में करूँगा, और ना कोई जुर्रत करता है मेरे सामने ये कहने की कि हमने दिया या हमने नहीं दिया। क्योंकि अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैंने दिया, तो मैं तो साफ उसी को कह रहा हूँ, यार तेरी गलती है, तुझे देने से पहले मुझे कहना चाहिए था। मतलब मैं हर एक को यही कहता हूँ, आपकी वसादत पे यही कहूँगा। मेरे ब्लॉक में भी बहुत सारे लोग पहले कहते थे कुछ लोगों के साथ कि नहीं जी फलाने ये मांगा, फलाने ने ये लिया, फलाने ने। मैं उनको यही कह रहा था कि यार खुदा के लिए कम से कम यार, जब तुम मैयत को कब्र में डालने के बाद क्यों कहते हो यार? अब उस पर मिट्टी डल गई है, अब कहते हो अब वो ज़िंदा होने वाला नहीं है। यार वो मरने से पहले बताओ यार, इस बंदे को इस किस्म का मर्ज़ है, उसका इलाज इंसान करे। लेकिन नहीं, उस वक़्त वो समझते हैं कि शायद हम ही कामयाब हो गए, हम ही जीत गए। तो बाद में जब वो
हाज़म हो जाता है तो कहते नहीं जी अब फलाने ने खाया, फलाने ने खाया। इस किस्म की शिकायत मेरे पास किसी ने नहीं की। अलबत्ता ये चीज़ें आती हैं कि नहीं जी एफ़आईआर गलत तरीके से हुई, एफ़आईआर जो है जी मैं था ही नहीं और बगैर इन्वेस्टिगेशन के एफ़आईआर हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का पूरा खंडन करता हूँ आपकी वसादत से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं और गरीबों को तवक्का होती है कि अगर उनको कहीं थोड़ी सी भी कोई चपकलिश हो जाए वो एकदम थाने का रुख करते हैं, महज इसीलिए कि उनको उम्मीद है वहाँ से। आपके पास क्यों नहीं आते हैं? उनको वहाँ से मेरे पास क्यों नहीं? वो थाने में इसलिए जाते हैं कि यहाँ से हमें कोई इंसाफ मिलेगा। अगर वहाँ इंसाफ ना मिले तो मैं कहता हूँ वो तो बड़ी बदकिस्मती की बात। राठौर साहब, आप कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और मैंने आपका एक स्टेटमेंट सुना था जब वकार रसूल साहब और रमन भल्ला जी आए हुए थे डोडा दौरे पे। आप वहाँ पे कह रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि आप लोग पद दे रहे हैं लोगों को, लेकिन ये भी देखिए उनकी बीवी उनके साथ है, उनका बच्चा उनके साथ है। मतलब आपको लगता है कि जो पोजीशंस दी गई हैं ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोगों को कांग्रेस ने जो है नियुक्त किया है जो लोग डिज़र्व ही नहीं करते? देखिए, असल में सच्चाई जो होती है ना बड़ी कड़वी होती है और सच्चाई को कहने का साहस कोई ही रख सकता है, सब नहीं रख सकते। मैंने एक ऐसे प्लेटफार्म से बोला है कि जिसमें एक नेशनल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद था, वकार साहब, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छा चल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आगे भी वो अच्छा चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गलत लोगों के सर पर सहरा बांधा जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टी के जो वर्कर होते हैं छोटे लेवल पर, ज़मीनी सतह पर जो काम करते हैं, उनकी बेखनी होती है, उनकी दिल आज़ारी होती है। इसीलिए मैंने वहाँ वो बोला था। मुझे को अपना ज़ाती ने मुझे कोई ये ओहदा, क्योंकि मुझे ओहदा ऑफ़र किया गया था, मैंने खुद 2 महीने पहले कहा था कि मैं नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ आपके पास चाहिए होता है। क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ इसके लिए, क्या क्या वो आप समझ सकते हैं। तो जब आपके पास गाड़ी का कोई साधन नहीं, अगर आपको 2 आदमी अपने साथ उठाने हैं तो उनके लिए तो कोई आपके पास होना चाहिए ना। इसलिए मैंने तो पहले ही वकार साहब से गुजारिश की थी, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि हम आपकी देख रहे हैं, 20-22 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं उस वक्त पार्टी में आया हूं इस कांग्रेस में, मैंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं पहना है, कभी नहीं। ये जो हारों का सिलसिला है ना, आए दिन मैं कहता हूँ ये कितने हार पहनते हैं ये लोग, कुछ सुबह उठ के हार बड़े पता नहीं क्या है, और मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं पहना है। हाँ, जब मैं सरपंच बना उस दिन लोगों ने मुझे हार पहना है, जब मैं बीडीसी बना, लेकिन पार्टी में जाने के लिए मैंने कभी हार नहीं पहना। मोहतरम जनाब मोहम्मद शरीफ मरहूम नायब साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उनके नेतृत्व में, उनके उस सरबराही में मैं इस कांग्रेस पार्टी में आया उस वक्त जिस वक्त मेरा वोट भी नहीं था, और सब उस सिटीला था हमारा पोलिंग बूथ, और वहाँ पर मैं एजेंट रहा बगैर वोट के ही, मैं वोट नहीं था मेरा। और उस वक्त हालात ये थे कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा कोई था ही नहीं, यहाँ खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस किस्म का जादू चलाया था लोगों में। वो पाकिस्तानी नमक रखते थे अंदर से बास्केट में, वो लोगों को दिखाते थे कि भाई ये अब बनने वाला है, अब कुछ नहीं है। तो उसी तरह से उन्होंने लोगों को लूटा, पूरे 60-70 साल उन्हें लोगों का कुछ नहीं रखा, बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो मिलिटेंसी है ये इन्हीं की देन है, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने जब लोगों के साथ पारदर्शिता नहीं की, इन्होंने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, जेल डल में इनको बैलेट बक्सों को डालने का काम किया, और उनको सहरा पहना गया जो नाकाम थे, जिनको सिस्टम ने, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया था, उनको कामयाब बनाने के बाद इस पूरी रियासत को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी बड़ी दलदल में डाल दिया कि खुदा बेहतर जानता है। तो रहा सवाल हमारी पार्टी का, तो मैंने यही वहाँ बोला, मैंने एक दिल की बात बोली, उसमें कोई झूठ कुछ भी नहीं है, वो सच था। और मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि कम से कम मैं पार्टी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बहुत देर के बाद पार्टी ने इस मसलन एक स्क्रूटनी की और स्टेट लेवल पर पार्टी को थोड़ा बूस्ट किया, वास्ट किया, और उसको थोड़ा तरतीब दे दी। इसके लिए मैंने वहाँ भी शुक्रिया अदा किया कि कम से कम देर से ही सही तो हुआ कुछ न कुछ। तो लेकिन मैंने यही वहाँ गुजारिश की कि कम से कम ये चीज़ देखी जाए, अगर एक इंसान 20 साल से कहीं है तो कम से कम उसकी कुर्बानी को भी देखा जाना चाहिए।
एक आदमी आज वहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। मुझे नाज साहब मरहूम की एक बात याद आती है। उसने एक बार मुझे बोला था, कहता अब्बास कभी भी किसी की क्वांटिटी को नहीं देखना, जब भी देखेगा उसकी क्वालिटी को देखना। फिर मैंने 2-3 दिन इस चीज़ को अपने दिल में ये किया, इमेजिन किया और सोचने लगा कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे इन्होंने कहा। तो जब मैं इसमें गहराई में पहुंच गया तो मुझे ये क्लियर हो गया कि उसने बोली कुछ सही बात, करोड़ रुपए की बात और अनमोल बात उसने बताई है। ये मैंने आज़ाद साहब को भी एक बार बोला था, उसके बाद तो वो अपनी वो हमदर्दियाँ ही भूल गए, अपनी वो लोगों के ताईं जो उसका था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। वो तो कहते हैं कांग्रेस ख़त्म है, कांग्रेस आज़ाद साहब से ही थी। नहीं, वो काल को कहेगा कि गांधी जी भी मेरी वजह से था। तो वो कम से कम अपना एतीक भी देखें, अपना पीछे भी देखें कि जब इंद्रवाल से वो हारे थे तो वो कहाँ गए थे और उनको किसने अपने पास रखा था। वो मरहूम इंदिरा गांधी जी ने उनको अपना बेटा बनाया और वाशिम में जब उनको खड़ा किया गया, वहाँ पर बोला गया ये गुलाम नबी आज़ाद है, ये मेरा तीसरा बेटा है और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फैमिली से है। वहाँ 98% हिंदू पॉपुलेशन थी। वहाँ ग्वाड़ी का कोई नहीं था, चंगा का कोई नहीं था, सोती का कोई नहीं था, आज़ाद साहब का रिश्तेदार कोई नहीं था, ना आज़ाद साहब की कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देखी थी उन लोगों ने। नहीं, ये आज़ाद जो साथ में लगाते हैं ये वाकई में आज़ाद हैं या कुछ और हैं? असल में इन ऐसे जैसे आज़ादों ने लोगों को गुलाम बना दिया, खुद आज़ाद बन गए लेकिन आवाम को गुलाम बना दिया। ये वही आज़ाद है जिस आज़ाद के आने के लिए, यहाँ वारिद होने के लिए लोग अगर घास काटते थे तो वो जो दराती होती है घास काटने की वो उधरी डाल देते थे तो भागते थे, डंगर को उधरी डाल देते, ये नहीं देखते थे ये डंगर कहीं गिर जाए मर जाए, लेकिन आज़ाद को देखना है। लेकिन फिर आज़ाद ने इन लोगों को कैसे छोड़ा वो खुदा बेहतर जानता है, वो आप लोग अच्छी भली भांति जानते हैं। लेकिन लोगों का प्यार तो अभी भी मिल रहा है चुनाव वैली से आज़ाद साहब को। आपने कहाँ देखा प्यार? अब लोग तो इकट्ठे होते हैं यहीं पे, वो लोग डिस्ट्रिक्ट डोडा में। मैं कहता हूँ यहाँ जब आए थे तो आपने देखा था यहाँ 50 लोग भी नहीं थे। अब गुंदों में नहीं होंगे या चंगा में नहीं होंगे, बाकी जगहों पे तो लोग आ रहे हैं। देखिए वो लोग जो हैं आपको पता चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज आज़ाद साहब अगर खुद भी इलेक्शन लड़ेगा ना किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मुश्किल है ज़मानत बचाना भी आज़ाद साहब के लिए। बिल्कुल 101% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा आदमी इलेक्शन में या इन चीज़ों में आता है उतनी बड़ी पावर उनके पीछे लगती है। क्योंकि लोग ये भी कल को देखेंगे, लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि आज़ाद साहब इस किस्म की हरकत कर सकता है। अगर आज़ाद साहब को गांधी खानदान ने ज़ीरो से हीरो बना दिया, जब वो उनका नहीं निकला तो हमारा कहाँ निकलेगा? इन लोगों का अब इन लोगों को भूल है। आप देख रहे हैं इतनी फ्रस्ट्रेशन है। मैं मजीद साहब का वो बयान सुन रहा था, वो किसी को बोल रहा था इसने जी कत्ल किए हैं। मैं हैरान हो गई, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई यार आप लोगों को? और वही फ्रस्ट्रेशन मैंने आज़ाद साहब में भी देखी। उसने ये नहीं देखा कि मैं छोटा बच्चा था जब मैं इंदिरा गांधी की गोद में गया था, आज कहता मैंने कांग्रेस को बनाया। ये हिमाचल में लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो कल को कहेगा कि इसको गांधी को भी मैंने ही पैदा किया है और पंडित नेहरू को भी मैंने ही पैदा किया है। वो तो कह सकता है क्योंकि वो आज़ाद है। आज़ाद जो होता है आपको पता है, आज़ाद जो होता है तो वो तो आज़ाद ही होता है। डॉक्टर साहब क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? मैं आम जनता से यही गुजारिश करूँगा कि जो भी आगे आप अगर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने करवाई, फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता है ये लोग कराएंगे, क्योंकि ये मौका परस्त लोग हैं। आपने देखा डीडीसी किसी खाते में नहीं था, अमेंड करके डीडीसी को लाया गया। जब इन्होंने देखा कि हमारी यहाँ पूरी नहीं पड़ने वाली है, हम नाकाम हैं, हमारा कोई डीडीसी बनने वाला नहीं है, डीडीसी चेयरमैन बनने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने अमेंडमेंट करके डीडीसी काउंसलर को लाया और ये हालत बना दी स्टेट की। तो मुझे नहीं लगता फिलहाल ये, तो अगर ये इलेक्शन करेंगे भी, मैं आम जनता से यही गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए आपने जो भी चुनना है, जिस भी आदमी को आपने चुनना है, आप देख के चुनो, कम से कम खादिम चुनो, हाकिम मत चुनो। जब तुम हाकिम चुनते हो वो तुम्हें बेगार करवाते हैं, वो तुम्हें अपने खेतों में काम करवाते हैं, वो तुमसे उल्टे काम करवाते हैं अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो कम से कम ये देखो, जिस बंदे तक आपकी रसाई है उसको बनाओ, जिस बंदे को आप कॉलर से भी पकड़ सकते हो उसको बनाओ, जिस बंदे की जूती की तरफ भी नहीं देख सकते हो उसको मत बनाओ। ये मेरा पैगाम रहेगा आपके माध्यम से।
हमारा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कांग्रेस को दे दो, आप फलां को दे दो, फलां को दे दो, लेकिन जो भी कैंडिडेट आएगा देख के वोट दे दो। आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है आप लोगों का वोट, और अपना वोट हाकिम को मत दो, खादिम को दो। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात थैंक यू करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अब्बास राथर साहब, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक चंगा। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।